हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का आंसर खत्म करते हैं फाइनली। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली सेल के बारे में जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं एंड आंसर बस लिखते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। पॉइंट्स उतने सारी, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखा रही हूँ ना, कितना कट शॉर्ट मैंने करके ये सारा नोट्स बनाया मुझे ही पता है, वरना तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट लगने लगता है, हर चीज आपको इंक्लूड करने लग, ऐसे मन करता है कि हर चीज इंक्लूड कर दो। बट ऐसे आंसर में जितना जरूरी है मैंने बना दिया है। आई होप डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3। नाउ इन पार्ट 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेल ऑर्गेनल। जो जो भी चीजें एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है वो हम बात करेंगे। नाउ वन सच ऑर्गेनल इज राइबोसोम। Now this is the only organelle that a prokaryotic cell will have, and ribosome is non-membrane bound. Important है ये point, क्योंकि membrane bound organelles are anyhow absent in prokaryotic cells. Now this ribosomes were the structures given by George Pallet. This is a non-membrane bound organelle. This will help in protein synthesis. Type of ribosome is 70S type. अब ये 70S टाइप कितने सब यूनिट का बना होता है? दो सब यूनिट का, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। Larger subunit is 50S and smaller subunit will be 30S. ठीक है, 50 and 30S. Larger subunit is like dome shape, ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, and smaller subunit is like cap shape. ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये 50 और ये 30 मिलके ना 80 बनाते हैं, 50, 60, 70, 80. Then why are we telling that it as 70S type? देखो 50, 30 हम ये वैल्यू ऐड करने पर नहीं दे रहे हैं, ये इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है कि जब भी हम इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो ये 50 के लेवल पे आके लार्जर सब यूनिट रुक जाता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में कुछ वैल्यूज है, बस समझाने के लिए मैं डाल रही हूँ, वरना ये डिटेल प्रोसेस अलग ही होता है। ठीक है, 50S और यहाँ पे 40S और यहाँ पे 30S। जब हम लार्जर सब यूनिट ऐड करते हैं तो वो 50S पे आके रुक जाता है। ठीक है, और जब हम स्मॉलर सब यूनिट डालते हैं टेस्ट ट्यूब में तो ये आके 30S सब यूनिट पे रुक जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स इज व्हाट वी आर राइटिंग 50S एंड 30S, नॉट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के 70, 80, 90 ऐसे नहीं। ठीक है, अब होता है ना कि साइटोप्लाज्म में लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। ठीक है, वो सेपरेट फॉर्म में होते हैं, लार्जर सब यूनिट कहीं पे और होता है, स्मॉलर सब यूनिट कहीं पे और होता है साइटोप्लाज्म में। बट whenever they have to synthesize protein, they have to come and attach with each other. They need to form the dimer. So formation of the dimer totally depends upon the magnesium ions. When magnesium ion concentration increases inside the bacterial cell, then these both subunits will come and they will attach. Then only protein synthesis will happen. If magnesium ion concentration decreases, this subunit will separate from smaller subunit. Basically both the subunits are separating from each other. ठीक है, this is all about your ribosomes. Now let us talk about inclusion bodies. Inclusion bodies क्या होते हैं? देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या करता है कि अपने अंदर ना फूड ग्रैन्यूल स्टोर करके रखता है, ऐसे फूड को ना स्टोर करके रखता है, तो यही ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। These food granules we call it as inclusion bodies. So inclusion bodies are non-membrane bound, but they are certain examples, exception है, which are bound by I'm so sorry, which are bound by single layer non-unit membrane. So that is polybeta hydroxybutyrate granules, sulfur granules and gas vacuoles. Non-membrane bound में क्या है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल, सैनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये वाला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये वाला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये बैक्टीरिया का, तो फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज दैट दोज इंक्लूड फॉस्फेट, सैनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इनसाइड द सेल, ये यहाँ पे राइबोसोम भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज राइबोसोम। नाउ इट्स द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल शुरू में मैंने आपको बताया पार्ट 1 में हम क्या क्या बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल को। जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। व्हाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट? बिकॉज द आउटर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। जब आउटर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होगा तो जेनेटिक मटेरियल तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा ना, सस्पेंडेड, नेकेड, बिकॉज एनवेलप इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट इट। सो वी से दैट न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड दैट जेनेटिक मटेरियल वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और प्रोक्रोमोसोम। क्या हुआ?
आ रहा हूँ अभी आगे तक, 5 मिनट्स में वीडियो हो जाती है, ठीक है। ओके ओके, आई कम इन 5 मिनट्स। ओके, आई एम सो सॉरी, आज कुकिंग की ड्यूटी भी है, सो आफ्टर दिस वीडियो आई हैव टू गो एंड कुक, सो दैट्स द थिंग, ठीक है। एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू, लेट्स ट्राई टू वाइंड इट अप क्विकली। Now, how is the nucleoid? This is irregular, this is circular, this is double stranded DNA structure. कैसा है? Irregular, circular, double stranded DNA. This is made up of 60% DNA, 30% RNA and 10% non-histone basic proteins. ठीक है, 10% non-histone proteins होते हैं. Non-histone proteins कैसे है? Basic nature के हैं, which will include arginine, lysine and histidine amino acids, right? Now, inside the cell, along with these components, there is an extra DNA molecule outside of the main DNA. Extra DNA rahega, we call that as plasmid. Now let's talk about the plasmid, guys. Now this plasmid is extra chromosomal, circular, double stranded DNA. It is small structure. Extra chromosomal मतलब main जो chromosome उसका DNA है ना, उससे ज्यादा भी थोड़ा DNA है. That is extra chromosomal, circular, double stranded, small. ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट. ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट मतलब क्या? वो अपना डिवीजन खुद से करवा सकता है. इट कैन टेक केयर ऑफ इट्स डिवीजन, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, ठीक है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल. ये बैक्टीरियल की सर्वाइविलिटी के लिए जरूरी नहीं है, बट जो भी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा वो इसको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे देगा, एक्स्ट्रा फिनोटाइप दे देगा. This will protect the bacteria from harsh environmental condition. Like for example, देखो प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में होना जरूरी नहीं है, बट जो भी बैक्टीरिया में होगा वो प्लाज्मिड प्रो हो जाए, वो बैक्टीरिया प्रो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग वन एक्स्ट्रा कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू द अदर बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैक्टीरिया विच इज हैविंग एफ प्लाज्मिड, दैट विल हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करेगा. तो ये बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड है वो कॉन्जुगेट कर पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे. जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएंगे. तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक्स्ट्रा फिनोटाइप हो गया ना. आर प्लाज्मिड, एफ का मतलब क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर. आर प्लाज्मिड रेसिस्टेंट. ये बैक्टीरिया के पास में अगर ये प्लाज्मिड रहेगा वो एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट रहेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ बैक्टीरिया विच एंटर्ड इन माई बॉडी and that bacteria is having a plasmid and that plasmid is resistant to antibiotic. अगर मैं एंटीबायोटिक खाऊं भी ना तो वो बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज प्लाज्मिड इज प्रोटेक्टिंग दैट बैक्टीरिया. समझ आ गया? So this is antibiotic resistant gene that is present in the plasmid. Organism is resistant to antibiotic. बड़े खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं ये, और ऐसे ही बैक्टीरिया जनरली इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है. Now कोल प्लाज्मिड, कोलिसिन, कोल is कोलिसिन. So this will secrete toxin, for example bacteriocins, and this toxin is going to kill all the other bacteria in the surrounding. ये बैक्टीरिया क्या बोल रहा है कि I am the only one, I only want to survive here in this environment, so no other bacteria will, it will not allow any other bacteria to grow, it will kill the other bacteria, ठीक है. Now metabolic plasmid. Now metabolic plasmid ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जो बहुत सारे अनयूजुअल सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने में हेल्प करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस मेटाबॉलिक प्लाज्मिड हैव जीन्स which will code for enzyme that will degrade unusual substances like plastic. जैसे कि प्लास्टिक एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको डिग्रेड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बट दिस प्लाज्मिड विल हैव दैट एबिलिटी टू डिग्रेड द प्लास्टिक एज वेल. सो Pseudomonas putida, which we call it as superbur, this will degrade the plastics. तो हम प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए Pseudomonas का यूज कर सकते हैं. So this is all about plasmid, ribosomes and nucleoid. So with this the whole essay answer is over. तो आपका कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को मैंने 3 पार्ट में बनाया. आप वीडियोस जाके चेक कर लेना, सारे 3 पार्ट्स को मिलाओगे तब आपका essay आंसर बन जाएगा, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो समझ आया तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना. एंड आई वुड रियली फील हैप्पी इफ यू वुड ऑल्सो ड्रॉप अ कॉमेंट, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके कॉमेंट्स पढ़ने से, ठीक है. And all the very best you guys. Bye bye.